नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और भारत के महत्वपूर्ण स्थान एवं स्मारकों की सीरीज में हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे मांडू, जो मध्य प्रदेश में है। मांडू, जिसका पुराना नाम था मांडवगढ़। मांडवगढ़, ठीक है, और ये बाद में मांडू हो गया। तो यहाँ पे पहले जो है हिंदू शासकों का शासन था। बाद में यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत के ही कुछ अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे पृथक जो है सल्तनत स्थापित करी थी। तो इस दुर्ग को, जो मांडू का जो किला है, इसको होशंग शाह ने बनवाया था। इसका ही दूसरा नाम हुसैन शाह भी इसको कहते हैं, हुसैन शाह। और इसका एक और नाम था अलप खां गौरी। अलप खां गौरी भी इसका ही नाम था, ठीक है। ये तीन नाम इसके हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू का नाम बदल करके सादीवाद कर दिया। सादीवाद यानी खुशियों का नगर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू को जीता और मांडू का नाम बदल के क्या कर दिया, सादीवाद। देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, सादीवाद। इसका अर्थ होता है खुशियों का नगर। तो किस शासक ने खुशियों का नगर रखा मांडू का नाम? अलाउद्दीन खिलजी ने। मांडू में सुल्तान गयासुद्दीन ने जहाज महल बनवाया था। किसने बनवाया था जहाज महल? सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने, जो प्रथम झीलों के बीच है, ठीक है। ये मतलब क्या है, इसमें दो झील हैं, एक इधर झील है, एक इधर झील है। उस झील के बीच में ये इस महल को बनवाया है, जहाज महल। तो ये इस प्रकार का लगता है कि जैसे झील के बीच में कोई जहाज हो, ठीक है, इसलिए इसको जहाज महल नाम दिया गया है। इस दुर्ग में सुल्तान होशंग शाह का मकबरा है। ये भूषंग शाह गलत है, होशंग शाह का मकबरा है। यह भारत का पहला संगमरमर से बना मकबरा है। भारत का कैसा मकबरा है? पहला संगमरमर से। तो पूछे भारत का पहला संगमरमर से बना हुआ मकबरा किसका है? तो ये वाला है होशंग शाह का मकबरा। इसके बाद अगला है खजुराहो। खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है और खजुराहो में 85 मंदिर थे। पहले पहले कितने मंदिर थे? 85। लेकिन आज यहाँ पे केवल 20 बचे हैं और इनमें से 6 शिव जी को समर्पित हैं। 6 शिव जी को समर्पित हैं और ये मंदिर नागर शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? नागर शैली। देखिए, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उसे नागर शैली कहा जाता है, ठीक है। और इसमें चित्रों का विषय है कामोत्तेजक चित्र, यानी कुछ सेक्सुअल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, ठीक है। तो 1985 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया। खजुराहो यूनेस्को इसमें शामिल हो गया है। और यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर हैं कदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। ये कुछ फेमस मंदिर हैं। अब यहाँ प्रश्न करता है कि खजुराहो में इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। चंदेला, ठीक है, चंदेल शासकों ने। इनकी राजधानी पहले महोबा हुआ करती थी, बाद में खजुराहो भी इनकी कुछ समय राजधानी रही थी, ठीक है। खजुराहो में चंदेल का शासन था और इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये कैसे हैं? कामोत्तेजक चित्र, पूरे भारत में फेमस है। राजस्थान में भी इसकी कुछ उपमाएं दी जाती हैं कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा को कहा जाता है। तो वो इसी से प्रेरित होकर के वो नाम उनके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो खजुराहो 85 मंदिरों का एक समूह था। 85 मंदिर थे यहाँ पे, जिसमें आज 20 ही बचे हैं और 6 इनमें शिव जी को समर्पित थे। कौन सी शैली में बने? नागर शैली में। किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने। सबसे फेमस याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर, और इसे यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया, ठीक है। अगला है देलवाड़ा के जैन मंदिर। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे हैं? सिरोही में है। और यहाँ पे क्या है, देखो, जो सिरोही पड़ता है इसके जस्ट पड़ोस में पड़ता था गुजरात, और गुजरात में शासन था चालुक्यों का। तो गुजरात के एक चालुक्य शासक था जिसके एक मंत्री थे बिमल शाह और लूणव शाह। इन दोनों ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसलिए इन्हें बिमल वशाही और लूणव शाही मंदिर भी कहते हैं। और ये किसको समर्पित हैं? ये नेमिनाथ जी को समर्पित हैं। कौन से? देलवाड़ा के जैन मंदिर। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सिरोही में है, सिरोही राजस्थान में है, और इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक के मंत्री बिमल शाह और लूणव शाह ने करवाया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? बिमल वशाही व लूणव शाही मंदिर, और ये नेमिनाथ जी को समर्पित हैं। अगला देखिए, गोलकुंडा। देखिए, गोलकुंडा आपको पता है दक्षिण भारत में तेलंगाना में एक जगह पड़ती है गोलकुंडा, और यहीं से आपने नाम सुना होगा कि भाई यहाँ से कोहिनूर हीरा भी निकला था। ये गोलकुंडा जो है ये काकतीय वंश की राजधानी रही थी। काकतीय वंश, इस काकतीय वंश को जो है जो समाप्त कर दिया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। हालांकि इसको सबसे पहले जो जीता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो काकतीय वंश के शासक काकतीयास ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। गोलकुंडा गोल्ला कुंडा से बना है, जिसका अर्थ है गंडरिये की पहाड़ी, ठीक है। गोल्ला कुंडा यानी गंडरिये की पहाड़ी। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर, होप डायमंड और नशक नामक हीरे भी मिले हैं। यहीं के शासक प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। देखिए, ये जो है प्रताप रुद्रदेव, ये यहाँ का राजा हुआ करता था, और इसको पराजित करने में रामचंद्र देव ने हेल्प करी थी। रामचंद्र देव कहाँ के थे?
ये आपके देवगिरी के शासक थे। इसने मलिक काफूर की मदद की इसको हराने में, और इसने प्रतापरुद्र देव ने फिर इसको कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया। दक्षिण भारत जो जीता था वो अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर नामक सेनापति ने जीता था। बाद में गोलकुंडा में बहमनी साम्राज्य के एक भाग कुतुब शाही शासन करने लगा। तो गोलकुंडा में जिनका शासन हुआ बहमनी साम्राज्य, जो 1347 में स्थापित हुआ, हसन गंगू उर्फ बहमन शाह ने स्थापित किया। गुलबर्गा इसकी प्रारंभिक राजधानी थी और बाद में यह 5 भागों में बटा था: बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। तो जो ये बीजापुर जो सल्तनत थी, गोलकुंडा जो सल्तनत थी गोलकुंडा वाली, उसमें कुतुब शाही शासन था, यानी यहाँ के शासक कुतुब शाह की उपाधि धारण किया करते थे। अगला है चार मीनार। तो हैदराबाद के पास देखो, अभी हमने पढ़ा गोलकुंडा, गोलकुंडा में किसका शासन था? कुतुब शाह का। ठीक है, तो इसलिए इसका निर्माण भी किसने करवाया? कुतुब शाह ने करवाया, चार मीनारी, क्योंकि हैदराबाद उसके जस्ट बगल में तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर बसाया था और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रमुख घटनाएं रही थी। नेक्स्ट देखेंगे गोल गुंबज। गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर। और बीजापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे कर्नाटक की जस्ट ऊपर पड़ता है, वैसे महाराष्ट्र में वर्तमान में। तो यहाँ का निर्माता कौन था? आदिल शाह। इस गोल गुंबज का निर्माता कौन था? आदिल शाह। देखो ये 5 भाग थे बहमनी साम्राज्य के। बहमनी थोड़ा समझा देता हूँ। बहमनी साम्राज्य कब स्थापित हुआ? 1347 में। किसने किया? हसन गंगू उर्फ बहमन शाह। इसके 5 भाग हुए: बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। बीजापुर, ठीक है। तो ये बीदर जो है, बीदर और बरार, ये दोनों महाराष्ट्र में है। अहमदनगर भी महाराष्ट्र में है और बीजापुर महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्र में, और गोलकुंडा जो है ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत थी, यहाँ पे आदिल शाही हुकूमत थी। अहमदनगर में आपके निजाम शाही हुकूमत थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही जो वो थी। बरार में इमाद शाही हुकूमत थी और बीदर में बरीद शाही हुकूमत थी। ठीक है, 5 हुकूमतें। जब मैं पढ़ाऊंगा बहमनी साम्राज्य तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम जो है मोस्टली हिस्सा पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री का। उस मेडिवल हिस्ट्री में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, विजय स्तंभ की बात करेंगे अब। चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया था और 9 मंजिला है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस का जो है ये लोगो है। और वर्तमान में जो आपके RBSC है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका भी ये लोगो है, विजय स्तंभ। और इसको रोम का टार्जन कहा था फर्ग्यूसन ने, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से भी बेस्ट इसको बताया था। अब बात आती है अगला जौनपुर। तो जौनपुर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जौनपुर में पहले जो शासन था वो सरकी वंश का यहाँ पे शासन था। और सरकी वंश की जो स्थापना करी थी वो मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने करी थी। ये मलिक सरवर पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था। बाद में जब ताकतवर हुआ तो इसने जौनपुर में अलग एक सरकी राजवंश की स्थापना कर दी। तो इसलिए यहाँ की शैली, सरकी राज्य, सरकी वंश, सब कुछ सरकी हो गया। ठीक है, बाद में यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था हुसैन शाह। और ये जो हुसैन शाह यहाँ का शासक हुआ, इसने ख्याल शैली को भी जन्म दिया था और ये बहुत बड़ा विद्वान था। और इसने बहलोल लोदी के टाइम पर एक पैरेलल सरकार स्थापित कर दी थी, यानी जितनी दिल्ली सल्तनत की पावर थी उतनी ही जौनपुर की पावर थी। वैसे जौनपुर की स्थापना की अगर हम बात करें तो गोविंद चंद्र एक शासक हुआ था, गोविंद चंद्र, और इसका एक बेटा था विजय चंद्र। ये आपके गढ़वाल वंश के शासन थे। यहाँ पे इन्होंने अटाला मंदिर का निर्माण कराया था जौनपुर में, जिसको बाद में अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अटाला मंदिर और अटाला मस्जिद दोनों ही कहाँ पे हैं? जौनपुर में। पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद परिवर्तित किया गया। और ये गहड़ वालों ने पहले स्थापित करवाया था, गहड़ वालों ने, और बाद में इसको सरकी वंश ने किस में परिवर्तित करवा दिया? मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। तो यहाँ की शैली सरकी शैली हो गई, राज्य सरकी राज्य हो गया, और वंश यहाँ का सरकी वंश हो गया। ठीक है, अगला है हम्पी। तो हम्पी आपको सबको पता होगा, आपने नोट पे भी इसको देखा होगा हम्पी को, तो कि भाई नोट पे इसको जगह दी गई है हम्पी को। कौन से वाले पे? 50 के नोट पे। ठीक है, 50 के नोट पे हम्पी का चित्र है। ये कर्नाटक में पड़ता है वर्तमान में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। पहले एक विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था उस दौर में भारत में बहुत सारे साम्राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, और उसमें मोस्टली दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य स्थापित हुए थे। और उन साम्राज्यों के जो नाम थे वो इस प्रकार से थे, मैं आपको तो यहाँ पे बता देता हूँ एक बार कौन कौन से थे। एक तो था बहमनी दक्षिण भारत में, जो भी मैंने बताया 1347 में स्थापित हुआ। उससे पहले विजयनगर साम्राज्य भी स्थापित हुआ, और ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसे स्थापित किया। इनकी राजधानी रही हम्पी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य जो है इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। तो हम्पी का भी शाब्दिक अर्थ एक तरह से विजेता ही है।
हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब देखो यहाँ से क्या पूछा जाएगा तुमसे, पूछा जाएगा हजारा राम मंदिर, चंद्र मोरेश्वर मंदिर और विट्ठल मंदिर कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है हम्पी कर्नाटका। कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे एक रथ है, हम्पी में एक रथ मंदिर है, उस रथ मंदिर को आज में नोट पे जगह दी गई है। तो विट्ठल मंदिर समूह पत्थर का रथ बना हुआ है, जो कर्नाटक राज्य के पर्यटन विभाग का क्या है, लोगो वर्तमान में। तो ये पत्थर का जो रथ है ना, इसी को नोट पे भी जगह मिली है। कौन से नोट पे? 50 के नोट पर। ठीक है, और ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के पर्यटन विभाग का भी क्या है, लोगो है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अमृतसर के बारे में। अमृतसर कहाँ पे है बेटा? पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में है। गुरु रामदास ने इसे बसाया था। रामदास जी जो हैं सिखों के 6वें गुरु थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और यहाँ 500 बीघा जमीन अकबर से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आरंभ में इसका नाम था रामदासपुर, और बाद में यहाँ पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रारंभ में जो स्वर्ण मंदिर था ना, इसका नाम पहले था हरमंदिर साहिब। क्या नाम था? हरमंदिर साहिब था, जिस पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वाई थी। जो मियाँ मीर हुए, उन्होंने इन पे हरमंदिर साहिब की जो है नींव डाली थी। हाँ, ये मियाँ मीर जो हैं ये मुस्लिम संत हुए थे, और इनके हाथ से ही इसकी नींव रखवाई गई थी, मियाँ मीर के हाथ से। स्वर्ण मंदिर को 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की स्थल की अंतिम सूची में डाला गया। अंतरिम सूची यानी मतलब इसको जो है अभी परमानेंट नहीं रखा गया है। ठीक है, यहीं पर भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाला बाघा बॉर्डर भी है, अमृतसर में ही। और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड आपने सुना ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड। तो वो भी इसी अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ की कुछ प्रमुख चीज़ें थी अमृतसर की। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे, अगला देख लेते हैं कुछ फेमस जगह। देखिए जैसे भीमबेटका आ गई, भीमबेटका, तो ये तो प्राग ऐतिहासिक जगह है। प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल के टाइम की है। पाषाण काल के टाइम पर यहाँ से शैलाश्रय मिले हैं, और यहाँ पे एक मानव रहता था पहले, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ही होमो सेपियंस का उदय हुआ था। होमो सेपियंस से पहले शिवा पिथेकस, रामा पिथेकस, ऐसे बहुत सारे नाम के मानव जन्म मतलब मानवों का विकास हुआ था। तो ये होमो सेपियंस जो है, इससे पहले होमो इरेक्टस रहा था, और ये सबसे बुद्धिमान मानव था उस जमाने का। तो इसने यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश में शैल चित्र बनाए थे, गुफा चित्र बनवाए थे। क्या बनाए थे? गुफा चित्र। गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिली। भारत की सबसे पहली गुफा चित्रकारी, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी कहाँ से मिली? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कब? पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद है बोधगया। बोधगया कहाँ पे? बिहार में है। तो यहाँ पे बोधगया को महात्मा बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। कब बोध प्राप्त हुआ था? तो आपको बुद्ध पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, यानी आपके वैशाख पूर्णिमा मान लो, वैशाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन का निर्वाण हो गया। तो यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति है उसे संबोधीय निर्वाण कहते हैं। 2002 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर है, और बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ वार्षिक मेला भरता है। कौन सी बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो यहाँ पे पहले एक पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, और उस बोधि वृक्ष के नीचे ही जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये बोधि वृक्ष जो है वो बाद में एक गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक, उसने हर्षवर्धन के समय इसको कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था, और ये बहुत ही ताकतवर शासक हुआ था शशांक, गौड़ वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला, नालंदा। नालंदा कहाँ पे? ये भी बिहार में है, और कुमार गुप्त ने यहाँ पे एक विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था, और 1198 में बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। भारत में कुछ फेमस विश्वविद्यालय उस समय के थे, वल्लभी, एक विक्रमशिला। तो विक्रमशिला किसने स्थापित करवाया था? ये आपके धर्मपाल ने स्थापित करवाया। और वल्लभी जो ये यहाँ पे जो है ये आपके मैत्रक वंश के समय स्थापित हुआ था, वल्लभी में, गुजरात में पड़ता है, ये भी एक बड़ा केंद्र रहा था। तो नालंदा जो है ये बिहार में था, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 जो है शिक्षक थे इस यूनिवर्सिटी में। और बख्तियार खिलजी ने 1198 में से जलाया, और 4 वर्ष तक इस यूनिवर्सिटी में आग जलती रही, इतनी किताबें यहाँ पे चली थी। इसके बाद है पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं, गंगा और सोन नदियों के किनारे है। उदयन ने इसे स्थापित किया था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु आपने नाम सुना होगा, अजातशत्रु, जिसके पिताजी बिंबिसार जो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे, उसके पोते हुए थे उदयन, अजातशत्रु के बेटे हुए थे उदयन। इसने गंगा और सोन नदियों के किनारे इस पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, लेकिन इसको राजधानी तब तक नहीं बनाया था, राजधानी बाद में बनी थी परमानेंट भारत की। यह लंबे समय तक भारत की राजधानी रही थी पाटलिपुत्र। ये मौर्यों की राजधानी रही, ये गुप्तों की राजधानी रही, बहुत सारे लोगों ने इसको राजधानी बनाया। अश्वघोष नामक विद्वान पाटलिपुत्र के थे जिन्हें कनिष्क के दरबार में ले गए। यानी अश्वघोष जो रहा, कनिष्क ने एक बार आक्रमण किया
और उसने पाटलिपुत्र को जीत लिया। तो वहाँ यहाँ पाटलिपुत्र से उसे क्या क्या मिला, एक तो अश्वघोष ब्राह्मण मिला, ये बहुत ही विद्वान था, सॉरी ब्राह्मण नहीं, अश्वघोष विद्वान मिला जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके अलावा इसको महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र यहाँ से मिला। ठीक है, महात्मा बुद्ध का क्या मिला, भिक्षा पात्र इसको यहाँ से मिला। तो ये इसको यहाँ से कुछ इसके अचीवमेंट रहे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं और ये मुंबई के पास में पड़ती हैं, एक द्वीप है उस पर है। पुर्तगाली लोगों ने इन गुफाओं को अपना अड्डा बनाया जिससे उनको काफ़ी क्षति पहुंच गई है। तो ये गुफाएं थोड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। 1987 में इन्हें यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यहाँ पे 5 शिव की गुफाएं हैं और इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय हुआ। और राष्ट्रकूटों के साथ साथ एक चीज़ और इसमें आप याद रख सकते हैं, जो वाकाटक डायनेस्टी थी उसका भी हल्का फुल्का रोल इन एलिफेंटा की गुफाओं में हल्का सा रहा था। बाकी राष्ट्रकूट शासक प्रॉपर रूप से आप इसको जवाब दे नहीं है। गोवा कहाँ है, गोवा भारत का एक राज्य है और 1961 में इसे गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया और फोर्सफुली पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया। पुर्तगाली छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बाद में भारत ने अपनी पावर का उपयोग किया, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया। पहले उनसे निवेदन किया, नहीं माने तो भगा दिया यहाँ से। तो फिर 1961 में जाकर के भारत में मिला था गोवा। यहाँ के चर्चों को 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ के चर्च जो हैं वो वर्तमान में शामिल है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। अगले लेक्चर में मैं फिर से उपस्थित हो रहा हूँ आपके साथ इसी सीरीज का अगला चैप्टर लेके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।